देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर लेट ए इज इक्वल टू ए सेट ए दिया है जिसके अंदर 1 2 3 और 4 है। सेट बी के अंदर 1 5 9 11 15 और 16 है। ठीक है, और फिर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है और फंक्शन हमको बेसिकली रूस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम ऑलरेडी सेट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो फंक्शन एफ हमको रूस्टर फॉर्म में दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 को पहला एलिमेंट है 1,5, दूसरा मेंबर जो है वो 2,9 है, तीसरा 3,1 है, चौथा 4,5 है और पांचवा 2,11 है। तो हमको बताना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हैं ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ है एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एफ चेक करना है कि एफ जो है वो रिलेशन है कि नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हमको जो सेट दिए हैं उन सेट को इस तरह से मैपिंग कर देते हैं। सेट ए के अंदर मेंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4 और सेट बी के अंदर जो मेंबर्स दिए हैं वो है 1 5 9 एंड 9 11 1 5 9 11 15 एंड 16। तो ये मेंबर्स हमको सेट बी के अंदर दिए। एफ वेरिएबल है और एफ जो फर्स्ट पार्ट में हमको कहा है एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए जो हमको एफ दे रखा है वो है 1,5, एफ इज इक्वल टू दे रखा है 1,5 2,9 3,1 4,5 एंड 2,11। तो हम इस जो हमको डेटा दिया है क्वेश्चन के अंदर रोस्टर फॉर्म में रिलेशन का, इसको हम मैपिंग में शो करेंगे। तो 1 का एसोसिएशन 5 के साथ है। देखिए जो फर्स्ट वाला हम ये चीज़ें पहले भी कवर कर चुके हैं। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है वो सेट ए के मेंबर का सेट ए में से कोई मेंबर होता है और जो सेकंड वाला पोर्शन होता है ऑर्डर पेयर में वो सेट बी में से कोई मेंबर होता है। तो 1 एसोसिएटेड है 5 से, तो 1 को इस तरह से हम 5 के साथ एसोसिएट करेंगे, 2 को 9 के साथ एसोसिएट करेंगे तो 2 9 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, 3 जो है वो 1 के साथ एसोसिएट हो जाएगा इस तरह से, फिर 4 जो है वो 5 से एसोसिएट हो जाएगा, 4 5 से एसोसिएट हो गया और 2 जो है वापस 11 से एसोसिएट हो जाएगा। तो 2 का एसोसिएशन 11 के साथ हो जाएगा। तो देखिए रिलेशन में एज सच कोई कंडीशन नहीं है कि एज लॉन्ग एज जो हमको रिलेशन दिया है जैसे 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11, एज लॉन्ग एज ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इन्हीं दोनों सेट के अंदर हो। जैसे 1 जैसे ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 2, तो ये सभी जो फर्स्ट वाले मेंबर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के ये सारे के सारे सेट ए के अंदर ही है 1 2 3 4 2। ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे सेट ए के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बाहर से अलग से नहीं है। और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड पार्ट है वो भी देख सकते हैं हम 5 9 1 5 और 11। तो ये सारे एलिमेंट्स भी जो है वो सेट बी के अंदर ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हमको एफ दिया है ये इसको हम रिलेशन बोल सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा है कि स्टेटमेंट दिया है कि एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। हमको बताना है कि एफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं है फ्रॉम ए टू बी। तो ए के अंदर 1 2 3 4 है और बी के अंदर जो 1 5 9 11 15 एंड 16 है। अब जो रिलेशन हमको दिया है या फिर जो एफ दिया है वो बेसिकली है 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11 इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैपिंग करते हैं हम तो ये 1,5 हो गया, फिर ये 2,9, फिर 3,1 और 4,5 और 2,11। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये था कि फंक्शन हम केवल उन्हीं रिलेशंस को बोल सकते हैं जिनके अंदर सेट ए के सभी मेंबर्स की केवल एग्जैक्टली एक यूनिक इमेज हो। देखिए किसी भी रिलेशन का ये रिलेशन तो है नो डाउट, लेकिन क्या ये फंक्शन है ये हमको चेक करना है। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब सेट ए के सभी मेंबर्स की एग्जैक्टली एक ही इमेज हो सेट बी के अंदर, एक यूनिक इमेज होना रिक्वायरमेंट है। तो देखिए जो मेंबर 1 है हमारा 1 की तो एक ही इमेज है 5, 3 की भी एक ही सिंगल इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, लेकिन 2 की यहाँ पे इमेज 2 है, एक तो 9 है और दूसरी 11 है। तो 2 इमेज यहाँ पे अगर है तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। 11th क्वेश्चन दिया है लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू
अब एफ में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं वो हमको दिए हैं ए इंटू बी कॉमा ए प्लस बी, वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड? जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि ये जो एफ हमको दिया है क्वेश्चन में, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कैसे देखेंगे हम कि जो ए और बी है, पहली चीज़ तो ए और बी इंटीजर है, तो ए और बी हमको हमेशा इंटीजर ही लेना है। अब दूसरी चीज़, जो ऑर्डर्ड पेयर है ए इंटू बी और ए प्लस बी, ये ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ये जो रिलेशन अपने पास है, ये दो सेट्स के बीच में, सेट ए एंड सेट बी। अब सेट ए के अंदर देखिए ए बी है और सेट बी के अंदर ए प्लस बी है। तो अगर मैं सेट ए के अंदर कोई एक एलिमेंट लेता हूँ 16, तो देखिए 16 कैसे आया। 16 अगर हम a इज़ इक्वल टू 4 लेते हैं और b इज़ इक्वल टू 4 लेते हैं, तो हमारा 4 इंटू 4 करने पे, a इंटू बी करने पे जो है वो 16 आता है। और अगर उसी केस में अगर मैं a प्लस बी करूँ, तो a प्लस बी करने पे मेरे पास 8 आता है। तो जो सेट b के 8 से एसोसिएटेड होगा ये 16। अब देखिए अगर मुझे 16 ही लाना है, तो मैं a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 8 से भी ला सकता हूँ। तो a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू 8 करूँगा और a b लिखूँगा, तो a b यहाँ से 16 आएगा। लेकिन अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में a प्लस बी कैलकुलेट करूँगा, तो 2 प्लस 8 जो है वो 10 आएगा। तो अगर देखा जाए तो 16, सेट a का 16 जो है वो सेट b के 10 से भी एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे अगर कोई 10 है तो वो उससे भी एसोसिएटेड होगा। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से सेट ए के सारे मेंबर्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो एफ दिया है वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नंबर 12 में सेट ए दिया है, जिसमें अंदर सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और हमको एफ दिया है, एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू एन। एफ डिफाइन किया हमने ए से एन में। बस जो कंडीशन दी है वो है एफ एन, वेयर एफ एन इज इक्वल टू दी हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। हमको एफ इज इक्वल टू ए टू एन दिया है और एफ जो है उसके लिए कंडीशन दी हुई है कि एफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो अगर हम एफ एन के अंदर अगर एन की वैल्यू, देखिए एन की वैल्यू इनमें से ही लेंगे हम, क्योंकि सेट जो फंक्शन एफ जो है वो ए से लेके एन के लिए डिफाइंड है। तो हम एफ के अंदर जो एन है उसमें एन की वैल्यूज़ इन सेट के इस मेंबर्स में से ही लेंगे। तो एन की वैल्यू अगर अपन 9 लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो F9 है वो F9 वैल्यू हमको 3 देगा, क्योंकि देखिए n इज इक्वल टू 9 है, तो 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 और 3 में हाईएस्ट फैक्टर तो 3 ही है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 ही है। अब हम n इज इक्वल टू अगर 10 लेते हैं तो 10 के फैक्टर्स वैसे तो होते हैं 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, लेकिन और दोनों प्राइम है और इनमें से हाईएस्ट कौन है 5। तो कंडीशन के हिसाब से कंडीशन हमको यही तो दी है, कंडीशन हमको दी है कि एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 5। फिर अगर n इज इक्वल टू 11 करते हैं तो f ऑफ 11 जो है वो 11 ही आएगा, क्योंकि 11 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे 11 ही होंगे। और n इज इक्वल टू अगर 12 लेते हैं तो 12 के देखिए फैक्टर्स कैसे लिखते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें से जो हाईएस्ट है वो 3 है, तो f ऑफ 12 जो है इस फंक्शन का इस जो f का है वो 3 आ जाएगा। हमको चेक करना है अभी है जो F12 है वो 3 आ जाएगा, तो F12 3 आ जाएगा। इसी तरह से हम n इज इक्वल टू 13 के लिए 13 तो खुद प्राइम नंबर है, तो F13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछा है, तो रेंज हमेशा क्या होता है, देखिए रेंज हमेशा जो फंक्शन की वैल्यूज़ मिल रही है, और फंक्शन की वैल्यूज़ कहाँ मिल रही है, ये यहाँ मिल रही है। देखिए हमने फंक्शन में n की जगह 9 पुट किया तो 3 आया, n की जगह 10 पुट किया तो 5 आया। तो जो फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो बेसिकली ये वाली वैल्यूज़ है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो रेंज के अंदर आएगी। तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 3, 5, 11, 3, 13,
ठीक है। देखिए 3 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 हम एक बार ही लिख सकते हैं। देखिए गाइस, हमने ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक टॉपिक लेकिन जो है हमने यहाँ पे मिस किया था, वो टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? अगर कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है हमको, जैसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से कुछ नंबर शो करते हैं। ये तो केवल इंटीग्रल नंबर्स हैं। अगर रियल नंबर की बात करें तो हमको पॉइंटर वाले नंबर भी लेने पड़ेंगे। तो पॉइंटर वाले नंबर में ये हमने 1.5 ले लिया, यहाँ से हमने ये 0.6 ले लिया, ये हमने यहाँ पे -0.9 ले लिया। ठीक है, 0 और -1 के यहाँ पे जस्ट नज़दीक में -0.9 ले लिया। तो अब हम देखते हैं इन सब नंबर्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होती है। तो देखिए अपने पास नंबर जो हमने सेलेक्ट किए हैं, कुछ एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हम, जैसे कि 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर 0.6 लिया, 1.5 लिया, ठीक है ना, और -0.9 लिया, -1 लिया, और फिर -1.5 भी ले लेते हैं, -1.5, -1.5 यहाँ लिख देते हैं, और -1 भी यहाँ लिख देते हैं। और तो ये सारी वैल्यूज़ हमने ली। तो अब हमको क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली क्या होता है, किसी भी नंबर के अंदर, देखिए कोई भी नंबर जो है वो बढ़ रहा है, हमेशा लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, इस साइड में जितना हो सके स्मॉलर नंबर्स होते हैं, इस साइड में जितना हो सके लार्जर नंबर होता है। तो अगर किसी भी नंबर को बढ़ना है तो वो क्या लेफ़्ट से राइट मूव करेगा। ठीक है, अब जैसे ये 0.6 है, ये यहाँ तक पहुँच गया 0.6 में। ठीक है, तो 0.6 का अब अगर यहाँ से पूछा जाए, 0.6 का पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है, तो देखिए इंटीग्रल वैल्यू केवल और केवल -1 -2 0 1 और 2 है, 3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से हम 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी 1 को अचीव नहीं किया 0.6 ने। 0.6 ने 0 को तो अचीव कर लिया है, तो यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.6 अगर पूछा जाए तो वो 0 होगी, क्योंकि ये यहाँ तक तो ये ऑलरेडी पहुँच चुका है। लेकिन अगर 1.5 की बात करें तो 1.5 यहाँ पे 1 तो अचीव कर चुका है, लेकिन 2 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन 2 पे पहुँचा नहीं है। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1.5 कहाँ है, ये रहा, 1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी नंबर अपन को दिया हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो इंटीग्रल नंबर हो, उसकी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 है तो 0 की तो वही वैल्यू होगी 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 1 की भी 1 ही होगी, 2 की 2 होगी। अब देखिए -0.9 यहाँ पर है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछी है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखिए, जैसे मैंने बताया था कि नंबर हमेशा लेफ्ट से राइट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट इनको इंक्रीज होना होता है। तो माइनस का 0.9 अभी 0 पर अचीव नहीं हुआ है, -0.9, लेकिन -1 को तो क्रॉस कर चुका है, ये वाला पॉइंट -1 है। तो ये माइनस का 0.9 जो है वो -1 को तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन 0 पे अभी पहुंचा नहीं है। तो -0.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। इसी तरह से -1.5 जो है वो -2 को तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी -1 को अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि -1 जो है सीधी सी बात है -1.5 से ग्रेटर है। तो लेकिन अभी क्या है, उसको अचीव नहीं हुआ है। लेकिन -1.5 में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछी जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -2 होगी। तो -1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगी। -1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। और -1 की तो -1 ही होगी, क्योंकि ये तो खुद ही एक इंटीजर है। तो अब सिंबल जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, वो सिंबल बेसिकली ये है ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट। तो लार्जर ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ये 1 के लिए भी, इन सारे जो भी नंबर्स हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, इन सब के आगे क्या लगाएंगे, हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की देखी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसी भी नंबर की, किसी भी रियल नंबर की किस तरह से हम निकालते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक फंक्शन भी दिया हुआ हमको, y = f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
अब ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो x की जगह हम कुछ भी पुट करेंगे तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो उसके रिगार्डिंग जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए x एक्सिस में यहाँ पे x के अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करो तो नंबर लाइन में इस साइड में प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी, या सेंटर में 0, यहाँ पे 1 2 इस तरह से, ठीक है। 0 के अलॉन्ग अपन एक y एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y एक्सिस। तो अब देखिए अगर 0 से 1 के बीच में मैं कुछ भी x वैल्यू पुट करूँगा तो उन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो 0 के लिए 0 मिला। अब यहाँ 0.5 0 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होगी, 0.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। 0.99 भी लूँगा मैं तो उसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो 0 ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 निकालूंगा तो वो 1 मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरह से मूव करेगा, यहाँ पे 0 के अलॉन्ग। फिर जैसे ही 1 आएगा तो ये 1 पर जो है यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, 1 पे ये 0,1 के अलॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा। तो 0,1 के अलॉन्ग ये ग्राफ यहाँ पे ऊपर आ गया। अब इसके आगे अगर जाएंगे हम, इसके आगे अगर 1.1 लेंगे, अगर हम 1.1 लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर हम 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो भी 1 ही आता है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो भी 1 आता है। तो इस तरह से 1.9 तक तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 2 लेंगे हम तो उसकी वैल्यू क्या 2 आ जाएगी। तो 1 से लेके 1.99 तक वैल्यू क्या मिल रही है हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। लेकिन 2 पे इसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो देखिए ये इस तरह से ये ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे 3 तक, और फिर 3 पे वापस इस तरह से आगे ग्राफ कंटिन्यू होगा। अब देखना ये है, यहाँ पे मेन चीज़ आप जो समझने वाली ये है इस पार्ट में, वो ये है कि अगर x = 1 पर पूछा जाए, अगर 1 पर पूछा जाए कि वैल्यू कितनी है, तो x = 1 पर तो वैल्यू कितनी है, 1 ही है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 कितना होता है, 1। लेकिन यहाँ पे देखने से लग रहा है कि x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हम एक काम करेंगे, x = 1 पर यहाँ पे एक एम्प्टी बबल बना देंगे जो ये शो करेगा कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो वो जो वैल्यू है वो यहाँ बेसिकली यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी बबल शो करेंगे, ये शो करने के लिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू नॉन प्रेजेंट, एब्सेंट है, ठीक है। और इसी तरह से ये जैसे ये वाला पोर्शन हमने बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, उसी तरह से हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं। ये है -1 x = -2 x = -3। तो ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।